हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसटी अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 और पार्ट नंबर 3। ठीक है, ये महाराष्ट्र का जो पेपर है वो पेपर अपने चला रखा है लाइफ साइंस ब्रांच से कि जो भी स्टूडेंट खास तौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो में करवा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आधी घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो आधी घंटे में आप लोग अगर आधी घंटे अपने 24 घंटे में से निकाल कर आधी घंटे अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं इसमें बता देता हूँ, वहाँ पर बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरी चीज़ है, जिन्होंने बुक ली है इंग्लिश मीडियम है वो पढ़ नहीं पाते इंग्लिश मीडियम की बुकें, तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। अभी तो आप हो सकता है कई स्टूडेंट को ऐसे लगता है आधी घंटा क्यों वेस्ट करें। ठीक है, तो जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको मे भी पॉसिबल कि आपको आइडिया लगे। और डेली की अपडेट देखने के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है कंसेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस वो ज्वाइन कीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट मिलते रहे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक अपन ने देख लिया था। यहाँ पर आज देखते हैं अपन 51 से। फिफ्टी वन को अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो 51 में दिया गया है नॉर्मल आरबीसी नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है। देखो, नॉर्मल आरबीसी की अपन बात करें, शेप की बात करें तो होती है बाइकॉनकेव और डिस्कॉइड। ठीक है ना, बाइकॉनकेव डिस्कॉइड। तो यहाँ पर देखो बाइकॉनकेव इन ह्यूमन इन फ्रॉग, और आगे दिया है न्यूक्लिएटेड इन केमल्स। तो ऊँट जो है कैमल्स है उनमें कैसा होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें न्यूक्लिएटेड है वो कैमल्स में पाया जाता है, जबकि ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड है मतलब न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा पेयर एग्जीक्यूट देयर फंक्शन, इनमें से कौन सा पेयर है जो साथ काम करते हैं बाइंडिंग विद साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर पे। तो ये क्वेश्चन देखो पहले भी रिपीट हो चुका है किसी और एग्जाम के अंदर, मतलब इसी में स्टेट का अपन जो पेपर सोल्व कर रहे हैं उसमें किसी गुजरात में या किसी में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल का होगा, नेचर का होगा, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आएगा और यहाँ पर रिसेप्टर के साथ में आकर बाइंड होगा। हाइड्रोफिलिक कोई मॉलिक्यूल है तो वो यहाँ पर रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में यहाँ पर बाइंड होगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो होगा वो डायरेक्ट अंदर होगा। अब इन ऑप्शंस में से देखना हाइड्रोफोबिक नेचर वाले दो कंपोनेंट कौन से हैं। तो एस्ट्रोजन यहाँ पर दे रखा है, एस्ट्रोजन, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन बताते हैं प्रोटीन की कंपोनेंट पेप्टाइड चेन है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन है। प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड है, नॉन मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर का है। दूसरा ग्रोथ हार्मोन और गाबा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही स्टेरॉइड प्रकार के नेचर के होते हैं और दोनों ही हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए दोनों के रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए आर्टिफिशियल रिपेनिंग। किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए आर्टिफिशियल कौन सी हार्मोन्स का ट्रीटमेंट ज़्यादा देते हैं। तो देखो फ्रूट को पकाने के लिए खास तौर से जो इथाइलिन गैस है वो पर्टिकुलर यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर देखा बनानों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज में ली जाती है, क्या यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो है वो रिपेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं और वो बनाना को पकाने के लिए भी यूज में लिया जाता है इन स्टोरेज रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 54 में अपन देखें डाइस्पोरी और एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस। दोनों ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो स्पोर मदर सेल्स होती है, स्पोर मदर सेल जो है वो म्यूसिस डिवाइड नहीं करती है, म्यूसिस डिवीजन नहीं करती है और डायरेक्ट क्या बना लेगी, डिप्लॉइड स्पोर बना लेगी, मेगा स्पोर बना लेगी, डिप्लॉइड मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर बनने के बाद उनकी जो सेल्स होती है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एम्ब्रियो के अंदर। तो वो एम्ब्रियो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो इनके जो डाइस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों ही विदाउट फर्टिलाइजेशन है और एग्जाम्पल किसका, एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएंगे दोनों ही, जो न्यूक्लियस सेल्स हैं उनसे बनते हैं। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन।
अब यहाँ पर देखते हैं अपन 55 क्वेश्चन। थोड़ा सा देखो आपने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू कॉम्बिनेशन फॉर काला अजार डिजीज। काला अजार डिजीज जो है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है, या फिर अपन कहें काला अजार डिजीज से रिलेटेड कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, ये पूछा गया है। तो देखो काला अजार जो डिजीज है वो होता किसके द्वारा है, प्रोटोजोआ के द्वारा किया जाता है। प्रोटोजोआ का जो मेंबर है लेशमानिया, उसके द्वारा किया जाता है। और लेशमानिया को जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसमिट करता है वेक्टर के रूप में, वो कौन सी होती है, सैंडीफ्लाई होती है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो राइट आंसर आ जाएगा सैंडीफ्लाई एंड लेशमानिया। सैंडीफ्लाई उनको ट्रांसमिट करती है और कोच किया जाता है लेशमानिया। लेशमानिया एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 56 के अंदर। इसमें देखो दो चीज दी गई, एक साइड में कंपाउंड दिए गए हैं, एंजाइम्स दिए गए हैं इस साइड में, और इस साइड में क्या दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो कौन सा एलिमेंट्स, कौन से कंपोनेंट या कौन से एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है वो अपने को देखना है, मैच करना सीधा सा। देखो सल्फर का बता दूंगा आपको, सल्फर का देख लो तो मेथियोनिन जो एमिनो एसिड है वो कैसा होता है, सल्फर कंटेनिंग होता है, एक सस्टेनिंग होता है। तो यहाँ पर मेथियोनिन दिया गया है, तो मेथियोनिन कैसा है, सल्फर कंटेनिंग। जिंक देखिए किसमें पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन हार्मोन के अंदर। मैग्नीशियम की अपन बात करें तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और मोलिब्डेनम की बात करें तो नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है उसमें पाया जाता है। अब आप इसी ऑप्शन जो है वो मैच कर लेना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लें 56 में। अपन देखो आर द सिंपलेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कोई भी ऐसे, मैंने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का पूरा वीडियो बना रखे हैं, शायद 7-8 पार्ट है, उसमें कंप्लीट आप लोग देख सकते हो। किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज को आप डाउट हो तो उसमें देख लेना। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो अपनी पोजीशन एक ही क्रोमोसोम, एक ही सेल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से जंपिंग करके दूसरे पे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें सेल्फिश भी कहते हैं, जंपिंग जीन भी कहते हैं, और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स से दोनों साइड में इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं, जैसे ये यहाँ है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर एक जीन पाया जाता है ट्रांसपोजेज, जो यहाँ पर एक एंजाइम बनाता है ट्रांसपोजेज, ये इनको कट करता है और यहाँ पर इनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इसमें लिखा सिंपलेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट कंटेन इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस। इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस ये दोनों सीक्वेंस एट ईच एंड, प्रत्येक एंड पर जीन कोड ट्रांसपोजेज, और ये क्या बनाते हैं, ट्रांसपोजेज बनाते हैं ये वाला। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो सीधा सा है इंसर्शन एलिमेंट का एग्जाम्पल है। इंसर्शन एलिमेंट जो खासतौर से बैक्टीरिया के अंदर देखा गया था, ये उसका एग्जाम्पल है इंसर्शन एलिमेंट। कंपोजिट एलिमेंट की अपन बात करें तो कंपोजिट एलिमेंट जो है वो दो इंसर्शन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द कॉमन फीचर ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जो है इसमें लैम्डा इंटू 174 OB, N4 एंड P1, इनमें ये सभी बैक्टीरियोफेज जो है इनमें से एक कॉमन चीज है, सभी के जो डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, सर्कुलर जीनोम पाया जाता है इनमें। ठीक है, एक स्टूडेंट का अभी कुछ पूछे थे, वो पूछ रहे थे कि इनमें जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा 5 जो है, इसका जो 5 इंटू 174 है, इसका जो डीएनए है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये आंसर क्यों नहीं है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें केवल ये इसी के रेफरेंस में आएगी 1 वाले की, लेकिन चारों के रेफरेंस में अगर अपन देखें तो चारों का जीनोम जो कॉमन है वो क्या है, सर्कुलर जीनोम है। चारों में सर्कुलर जीनोम प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर जो है वो सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकेरियोट्स इनहिबिटेड बाय। यूकेरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस वो किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइक्लोहेक्सामाइड। साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और कहाँ पे करता है प्रोटीन सिंथेसिस की जो इलोंगेशन प्रोसेस है, ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसलोकेशन जो है उसको ट्रांसफर, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। खासतौर से देखो जो राइबोसोम होता है, ये आरएनए होता है, इसके ऊपर ये राइबोसोमल सब यूनिट है, यहाँ पर 3 सब यूनिट या 3 साइटें पाई जाती है, जिसको पहली को ए साइट, दूसरी को पी साइट और तीसरी को ई साइट बोलते हैं। तो जो टीआरएनए जो है यहाँ पर एमिनो एसिड लेके आता है, ये ट्रांसफर होता है ए टू, ए से किस पे, पी पे, और पी पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस होता है। तो इनको जो ट्रांसफर करने का काम करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेज।
जीन। तो उसका जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, एक इलोंगेशन फैक्टर होता है। इसे यूकेरियोट्स में अपन कह सकते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई इलोंगेशन फैक्टर 2, ये है। इस फैक्टर को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसके कारण से पेप्टाइड चेन की ग्रोथ को रोक देता है, जिसके कारण से यूकेरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो 60 नंबर का, विद रेफरेंस टू प्लांट गायनोजेनेसिस। गायनोजेनेसिस है, एंड्रोजेनेसिस है, उसे अपन क्या कहते हैं कि ऐसा मेथड जिसमें हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता हो। तो गायनोजेनेसिस के नाम से भी है कि कोई भी जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को कल्चर कर अगर हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गायनोजेनेसिस बोलते हैं। और एंड्रोजेनेसिस मतलब कोई भी एंथर या हैप्लॉइड स्पोर को कल्चर करके अगर उससे हैप्लॉइड प्लांट प्राप्त किया जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम द एग सेल। एग सेल कैसी है, हैप्लॉइड है। अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गेमेटोफाइट इन विट्रो, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये ऑप्शन, ए लीनियर डीएनए, कोई भी डीएनए है, कैसा है, लीनियर डीएनए इज 100% लेबल्ड। लेबल्ड कैसा है, 100% लेबल्ड है। 1 एंड रेस्ट्रिक्शन साइट 3 उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट किसके लिए है, इकोलाई के लिए, मतलब इकोआरआई की फर्स्ट के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है। तो ये कोई जीनोम है। 1 2 3 रेस्ट्रिक्शन साइट कितनी है, 3। फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 बनेंगे। 4 कैसे बन सकते हैं, लेबल्ड बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही कंडीशन है 100% लेबल्ड है, तो 4 कैसे बनेंगे, लेबल्ड बनेंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा 4 लेबल्ड बनेंगे। और अगर इसको लेबल्ड ना करें तो बीच वाला जो फ्रेगमेंट बनेंगे 1 2 3 और 4, ये कैसा है, लेबल्ड है पहले वाला। तो 1 2 3 4 5 और 6 एंड ऐसे आएंगे जो अनलेबल्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तो लेबल्ड है और 6 अनलेबल्ड है। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 62 में, इंक्लूसिव फिटनेस इज मेजर ऑफ। इंक्लूसिव फिटनेस का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, इवोल्यूशन के अंदर वो फिटनेस रही है तभी तो अगली पीढ़ी में आया होगा। उनके जीन है, फिटनेस के कारण से, मतलब जैसे कोई भी मेल या फीमेल है वो फिट है, वो रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव करती है और वो रिप्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइज करती है, तभी तो उसका जीन है अगली पीढ़ी में आएगा। अगर वो फर्टिलाइज ना करे, फर्टिलाइज रिप्रोडक्टिव एज से पहले ही खत्म हो जाए, मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो क्या उसका जीन आगे जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब फिटनेस जरूरी है। और फिटनेस जो है उसके जीन की पॉसिबिलिटी होती है कि अगली पीढ़ी में जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ से होती है, एक तो खुद की फिटनेस और उसके रिलेटिव की फिटनेस। मतलब मेरे जीन अगली पीढ़ी में जाए, मेरे जो भाई है उसके जीन उसकी अगली पीढ़ी में जाए, तो उसकी पीढ़ी में जो जीन जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट के जीन है, तो पेरेंट के जो जीन है वो मेरे में जाए या उसमें जाए, इक्वल है। इसका मतलब मेरी फिटनेस विद मेरे रिलेटिव की फिटनेस दोनों को मेजर किया जाता है फिटनेस देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गए इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस में सेल्फ फिटनेस होनी चाहिए प्लस उसके रिलेटिव फिटनेस होनी चाहिए, दोनों को इंक्लूड किया जाता है, तभी उसको फिटनेस मेजर किया जाता है। यहाँ पर देखो सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ ग्रुप फिटनेस, द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये देखो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए एंड इट्स रिलेटिव, और उसके रिलेटिव की भी फिटनेस होनी चाहिए, तभी उनके जो जीन है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं इवोल्यूशन के दौरान। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये देखो टेक्निकल का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 13 का है। एनएमआर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर। पॉलीमर स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है एनएमआर। एक्सपेरिमेंट आर नॉट लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ प्रोटोन ओनली। एनएमआर का ये नहीं कि प्रोटॉन की जो स्पाइनिंग अपन पढ़ते हैं कि एनएमआर जो है वो किस बेस पे काम करता है, किसी भी बॉडी की ऑर्गेनिज्म की आप स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, क्योंकि जहां वाटर प्रेजेंट होता है वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन जो है वो उसकी प्रोटॉन की जो स्पाइनिंग है, रोटेशन है, उसके आधार पर उस ऑर्गेनिज्म की उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर अपन डिटेक्ट करते हैं, किसके, एनएमआर के थ्रू, ठीक है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है ये, ठीक है ना,
तो यहाँ पर प्रोटॉन को ही नहीं, प्रोटॉन के अलावा भी ऐसे आइसोटोप्स है, उनको आधार पर भी किसी बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हो आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है विच नॉट अलाउ रिप्रेजेंटेशन ए करेक्ट ग्रुप, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट ग्रुप यूज टू ऑब्टेन रेजोनेंस सिग्नल। इनमें से कौन से ऐसे आइसोटोप्स हैं प्रोटॉन के अलावा या प्रोटॉन के साथ जिनसे एनएमआर चेक किया जा सकता है, किसी बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकती है। तो देखो इसमें अपन देखें, एक तो H1 तो प्रोटॉन तो है ही है, कार्बन 13 को भी यूज में ले सकते हैं, N15 को भी यूज में ले सकते हैं और 19F को भी यूज में ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। ये चारों ही एनएमआर में स्टडी करने के लिए यूज में लिए जाते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्रायोप्रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस। क्रायोप्रिजर्वेशन के अपन जानते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है, किसी भी कंपोनेंट को है, जैसे कोई भी सीड है, कोई भी डीएनए है, कोई भी जर्म प्लाज्म है, उनको आप सुरक्षित रखने के लिए, लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखने के लिए आप उसको क्रायो प्रिजर्व करते हो, मतलब उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज करते हो। लिक्विड नाइट्रोजन जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या करते हो, स्टोरेज करते हो, उसे क्या बोलते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन बोलते हैं। इस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिजर्व अपन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किसी भी बायोमोलिक्यूल को लंबे टाइम तक, जर्म प्लाज्म को लंबे टाइम तक सर्वाइव करने के लिए उसको यूज में, कि उसको वापस से यूज में ले सकते हो आप। तो ये कैसा है, नेचुरल थोड़ी है, बाहर से उठाकर अपन तो कहीं और, जर्म प्लाज्म तो बैंक तो कहीं और है, वहां लेके आए। तो किस प्रकार का कंजर्वेशन है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ना कि नेचर। नेचुरल होता तो इन सिटू होता, लेकिन बाहर से अपन तो लेके आए किसी कंपोनेंट को, यहाँ इसको प्रिजर्व करें, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। यहां पर आ जाएगा एक्स सिटू इन विट्रो कंजर्वेशन, ये ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। 65 में देखो अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड एन इंसेक्ट वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। इनमें से ऐसा कौन सी डिजीज है जिनमें इंसेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। डज नॉट नीड एन इंसेक्ट एज ए ट्रांसमिशन वेक्टर, इंसेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। देखो रिकेट्सिया, प्रोव्स्की जो है, इसमें भी वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है इंसेक्ट की। रिकेट्सी इसमें भी आवश्यकता पड़ती है। और ये एरलिकिया कैफनेसिस, इसमें भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो कॉक्सिला बर्नेटी, ये जो बैक्टीरिया पैथोजन है, ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होता है, ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेटिव पैरासाइट है ये, और इसको किसी भी ट्रांसमिशन वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो अपन थूकते हैं, ड्रॉपलेट होती है अपनी, कप होता है, उसके थ्रू ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका मतलब इसका जो ट्रांसमिशन वेक्टर है वो क्या है, अपने द्वारा एक्सहेलिंग की गई ड्रॉपलेट्स, उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ठीक है ना। ये खासतौर कोकेलिया जो बर्न है, ये खासतौर से क्यू फीवर को कोज करता है। ये क्यू फीवर किसमें, खासतौर से जो गोट है, एनिमल्स है, उनमें कोज करता है क्यू फीवर। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हिपेडा वायरस, हिपेडना वायरस, ये हिपेडन वायरस अपन कह सकते हैं। इसका जो नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस, आप ये समझ लो, एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जहां भी नाम आता है तो आप लोग समझ भी जाते हो, लीवर को इन्फेक्शन करने वाला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है, लीवर को करता है। लीवर इसकी ग्रोथ जो है वो लीवर में होती है। लीवर डिसफंक्शन होने लगता है, धीरे धीरे लॉस ऑफ वेट होने लगता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है। डिफर फ्रॉम अदर डीएनए वायरस, अदर डीएनए वायरस से कैसे होता है, ये डिफरेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जीनोम के रेप्लिकेशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। जो इनका डीएनए है, ये हेपेटाइटिस जो बी वायरस है, ये कैसा होता है, डीएनए होता है इसमें प्रेजेंट। ठीक है ना, डीएनए होता है। डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनाता है और आरएनए को वापस से डीएनए में कन्वर्ट करता है ये। इसका मतलब आरएनए इंटरमीडिएट रेप्लिकेशन परफॉर्म करता है ये। इसमें एक्स्ट्रा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये देखो आप,
67 में देखो, ए फर्मेंटर। फर्मेंटर का मतलब होता है ऐसा कोई भी टैंक जिसके अंदर फर्मेंटेशन की रिएक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है, फर्मेंटर कहलाता है। टॉप पोर्शन लेफ्ट, मतलब जो ये टंकी है इसमें खाली वाला ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो खाली होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? हेड स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 68, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी ओनली बाय फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनका एनर्जी सोर्स केवल फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। ये केवल फर्मेंटेशन से अपनी एनर्जी प्राप्त करता है। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन फर्टिलाइज्ड एग, कोई भी अपना जो ह्यूमन की बात करें, अपन एनिमल्स की बात करें, मैमल्स की अपन बात करें, ये कोई एग है, यहाँ पे स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने के बाद में जैसे ही इसका न्यूक्लियस अंदर आ जाता है तो इसके ऊपर एक लेयर बनने लगती है, फर्टिलाइजिंग लेयर। इसके बाद में और जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये स्लो प्रोसेस ब्लॉकिंग होती है। एक होती है फास्ट ब्लॉकिंग पॉली स्पर्मी, मतलब स्पर्म एंटर ना कर सके। तो दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक होती है इसमें स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और एक होती है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी तो होता है इसके कारण से, सोडियम के कारण से। ठीक है, सोडियम तो यूज में आता है। फास्ट ब्लॉकिंग पॉलीस्पर्मी और स्लो पूछा इसमें, तो स्लो के लिए यहाँ बताता है कैल्शियम। तो ये इसका बेस्ट आंसर होगा, इसका डी ऑप्शन। स्लो के लिए कैल्शियम यूज में आता है। 70 नंबर क्वेश्चन अपन देखें, व्हेन ए वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम एक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि कोई भी जो प्लॉट है वो अपन प्लॉट करते हैं वेलोसिटी अपॉन सबस्ट्रेट इनके बीच में, और ग्राफ इस प्रकार से जाता है कुछ। ये ग्राफ कैसा है? तो ये कैसा है? हाइपरबोलिक कैसे है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड, कौन सा ग्राफ बनता है? तो हाइपरबोलिक बनता है। ये इसका बेस्ट आंसर होगा, हाइपरबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एंटी कैंसर ड्रग साइक्लोफॉस्फोएमाइड, साइक्लोफॉस्फा या साइक्लोफॉस्फोएमाइड कह सकते हैं अपन, इज ए मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी के अंदर उसको मोटाबोलाइज कर दिया जाता है, मेटाबोलाइज्ड बाय ग्लूटाथियोन रिएक्शन। ग्लूटाथियोन रिएक्शन के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? इनहिबिट, या मतलब अपन कहीं मोटाबोलाइज कर दिया जाता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन किस प्रकार की है? तो ये एक कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, मतलब इन्वॉल्व होती है, काफी छोटी छोटी स्टेप्स जो होती है या ग्रुपिंग के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? इसको कॉन्जुगेशन स्टेप के रूप में काम करती है। तो ये रिएक्शन जो कहलाएगी वो कहलाएगी कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 72, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि कोई भी एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, दूसरा इनहिबिटर है, ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी बाइंड हो जाएगा, लेकिन एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता है, मतलब ये कॉम्पिटिटर नहीं है, ये नॉन कॉम्पिटिटर है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये यहां पर भी आकर बाइंड हो जाएगा इस प्रकार से, ESI कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंजाइम रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो अब इसका, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिट बाइंड टू ए एक्टिव साइट, ये तो गलत है, पहले एक्टिव साइट को तो बाइंड करता ही नहीं है ये। ठीक है, ये तो क्या है? गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो आप, इनहिबिट बाइंड एट ए साइट अदर देन एक्टिव साइट एंड मे बी बाइंड अदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और इनहिबिट बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट एंड बाइंड ओनली ES कॉम्प्लेक्स, इनहिबिट बाइंड एट साइट अदर देन एक्टिव साइट एंड। यहाँ पर बी ऑप्शन देखो भाई आप, इनहिबिटर बाइंड एट ए साइट अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा बाइंड होगा, एंड मे बाइंड टू आइदर एंजाइम, एंजाइम के साथ भी बाइंड हो सकता है और एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो सकता है, जो मैंने अभी डायग्राम बना के बताया था। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर देखो, मैंग्रोव जो प्लांट्स है, खासतौर से दलदली भूमि के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं, विविपेरस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना, मैंग्रोव प्लांट्स,
मैंग्रोव स्वाम्प्स आर फाउंड अलोंग। कौन से एरिया में पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। विविपेरस उनके अंदर सीड होते हैं, प्लांट के ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि नीचे पड़ेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसलिए प्रकृति ने उनको ऐसे प्लांट्स, ऐसी प्रकृति दी उनकी कि वो अपने सीड के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, ऊपर के ऊपर ही। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स खासतौर से दलदली भूमि, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, दलदली भूमि के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 74। इंडिकेट ionic species and predominant at a pH 4, pH 8, pH 11 of ammonia। अमोनिया की जो pH है उनके ऊपर कितना कितना चार्ज होगा? अमोनिया को अलग अलग चार्ज, अलग अलग pH के ऊपर रखा जाए तो उनमें चार्ज कितना हो सकता है? तो देखो, अमोनिया को 4 pH पे रखा जाए तो एक चार्ज, 8 pH पे रखा जाए तो भी एक चार्ज, लेकिन अगर 11 pH पे रखोगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, NH3 हो जाएगा फिर इसका। ठीक है ना, पॉजिटिव आयन नहीं आएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ए ही होगा, इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 75। द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर एक्ट एज ए पोजिशनिंग फैक्टर RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंड बाइंडिंग टू प्रमोटर। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो प्रमोटर पर भी बाइंड होता है और मतलब RNA पॉलीमरेज सेकेंड के ऊपर भी बाइंड होता है और RNA पॉलीमरेज को क्या करता है? प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। तो ऐसा फैक्टर कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर डी। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर डी है इसका बेस्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आज की जो 75 क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट होते हैं और कल अपन बात करेंगे अगले 25 क्वेश्चन के बारे में। देखो, सिर्फ 30 मिनट का मैं इसीलिए बना रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते सर 1 घंटे का बना दो। तो 1 घंटे का देखो, पहली बात तो मुझे भी इतना वर्कलोड रहता है, थोड़ा सा बुक्स का भी रहता है, काफी बच्चों के ऑर्डर आते हैं उनको भी लगाना होता है, ऑफिस का वर्कलोड रहता है। अभी हमारी जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फसल है, रबी की फसल चल रही है तो उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उनको देख के आना पड़ता है, सुपरविजन करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम रहता है। तो उसमें टाइम इतना मिल नहीं पाता अपने पर्सनल कामों के लिए, इन चीज़ों के लिए। इसलिए फिर भी मैं कोशिश करता हूँ शाम को, रात को बनाता हूँ, मतलब 9-10 बजे तक आपको जब भी टाइम मिलता है मुझे आपके लिए वीडियो जरूर बनाता हूँ, ताकि आप लोग जैसे भी सेट किसी के क्लियर हो तो कल को उन बच्चों को लगे कि सर ने हमारे लिए कुछ किया था। ठीक है ना। और मैं जैसे आप लोगों के लिए अपना शेयर कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप लोग भी अपने साथ वाले फ्रेंड्स को साथ लेके चलें, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। ठीक है ना। इसी के साथ, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।